हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में क्लास 10th के मैथ से संबंधित त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, प्रायिकता और सांख्यिकी के विषय में आप पढ़ चुके हैं। इन सभी चैप्टर के जो भी मूल सिद्धांत हैं, मूल चीज हैं, वो सभी आपको बता दिए गए हैं और कैसे पेपर में एग्जाम में कैसे पेपर को हल करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी तरीकों को सरलता पूर्वक आपको बता दिया गया है। आज हम एक ऐसे चैप्टर पर चर्चा करेंगे जिससे 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में कंपलसरी आता है। अगर हम इसके मेथड को जान जाएंगे, इसके तरीके को जान जाएंगे, तो हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इस पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो नए हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, वे सब सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस हैं, चाहे वो 10th को चाहे 12th के हों, बोर्ड के रिलेटेड सभी प्रश्नों के जवाब आपको आसानी से मिल सकें और आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास 2 चरों के रैखिक समीकरण से। सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? यहां पर लिखा क्या है भैया? 2 चर। क्या लिखा है? 2 चर, यानी ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर होंगे। क्या होंगे? 2 चर होंगे। यानी ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर होंगे, जिसमें 2 चर होंगे। चर का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें तो 2 शब्द होते हैं, एक चर होता है और एक अचर होता है। अचर का मतलब होता है जिसका मान कभी भी परिवर्तित न हो, यानी जिसे कभी भी बदला ना जा सके, जिसका मान कभी भी परिवर्तित न हो। जैसे 1, 2, 3 जितनी भी संख्याएं हैं उनका मान हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो वे क्या हो गए? अचर हो गए। चर क्या हो गया? जिसका मान परिवर्तित हो जाए, यानी जो अचर राशियों पर निर्भर करते हैं या किसी समीकरण पर निर्भर करते हैं, तो ऐसे मान को हम क्या कहते हैं? चर। जैसे हम उसको एक्स वाई जेड से, इन सभी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर बात आती है 2 चर की। किसकी बात आ रही है भैया? 2 चर की। तो 2 चर मतलब ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर हो। जैसे हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी एक समीकरण हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसमें देखिए x और y 2 चर हैं, x और y 2 चर हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा, यानी x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी इस तरह से अगर देखें तो x और y के अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल, यानी बहुत हल होंगे। बहुत मान, यानी बहुत सारे मान रख सकते हैं और उस मान के आधार पर x और y के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है, ये जब 2 चर हैं, 2 चर का एक समीकरण हो गया। इसी तरह एक और हम समीकरण अगर बना लें, हमने लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख दिया। अब यहां पर भी हम चर्चा करें तो यहां पर भी देखेंगे x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान -3 आ जाएगा, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान -2 आ जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? -1 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी अनेक हल होंगे। क्या होंगे?
अनेक हल होंगे। यानी दोनों समीकरण को अगर देखें तो दोनों समीकरणों से चर x और y के अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जब दोनों समीकरणों को एक साथ हल करेंगे, इन दोनों समीकरणों को एक साथ हल करें, यानी जैसे हमने दे दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब दो चर हो गए और दो समीकरण हो गया, दो चर और दो समीकरण हो गया। यानी एक समीकरण यह हो गया और दूसरा समीकरण यह हो गया आपका। अब यहां पर देखें दो चर हैं, दो चर राशियां हैं और दो समीकरण हैं। अब जब इनको हल करेंगे हम तो x और y का एक निश्चित मान प्राप्त होगा। या तो निश्चित मान प्राप्त हो सकता है, या तो अनेक मान प्राप्त हो सकते हैं, या तो कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इसका मतलब दो चर के समीकरणों को हल करने के लिए हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। यानी दो चर हैं तो दो समीकरण होंगे, दो चर हैं तो कितने समीकरण होंगे? दो समीकरण होंगे। अब उन दोनों समीकरणों को हम हल कर सकते हैं। सपोज दैट हमने मान लिया एक समीकरण है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण हमारा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह समीकरण नंबर 1 है और यह समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण दिए हमें। अब इन दोनों समीकरणों के आधार पर हम x और y यानी चर राशियों के मान की प्रकृति को बता सकते हैं, या इनके हल की प्रकृति को बता सकते हैं। हल की प्रकृति यानी इनके हल करने की प्रकृति क्या हो सकती है? हल की प्रकृति, प्रकृति क्या है या प्रवृत्ति क्या है, कैसी हो सकती है? अब ये तीन कंडीशन होंगे। क्या होंगे भैया? तीन कंडीशन। पहला कंडीशन होगा कि यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। पहला कंडीशन क्या हो सकता है भैया? कि यदि a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं है, यानी a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तब इसका क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा भैया? एक अद्वितीय हल होगा। और जब एक अद्वितीय हल होगा तो इसके द्वारा जो बनी रेखाएं होंगी, रेखाएं क्या होंगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगे भैया? प्रतिच्छेद करेंगी। कब? जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब यहां पर अगर देखें हम समीकरण, तो यहां पर देखें तो यहां पर समीकरण क्या बन रहा है भैया? x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा बन रहा है x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर यहां पर देखें a1 a2 एक एक है और b1 एक है, b2 माइनस एक है, यानी 1/1 और यहां क्या है? 1/-1। तो ये क्या है? बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब x का मान जो होगा, इसका हल जो होगा, इसका जो हल होगा वह क्या होगा भैया? यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। हमने कंडीशन क्या बताया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो पहला कंडीशन कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी अगर बराबर नहीं है तो इसका क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। एक क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और क्या होगा?
और क्या होगा भैया कि रेखाएं, यानी इन दोनों समीकरणों से जो बनने वाली रेखाएं हैं वह क्या करेंगी, एक दूसरे को एक ही बिंदु पर, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगे भैया, प्रतिच्छेद करेंगी। कब होगा, आपको कंडीशन बता दिया। अब दूसरी कंडीशन आती है हमारी, दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन क्या होगी कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 बराबर हो, यानी a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 बराबर हो, और ये बराबर किसके हो, c1 बटा c2 के। यानी चाहे a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो, चाहे a1 बटा a2 c1 बटा c2, यानी तीनों कंडीशन में बराबर हो। और जब तीनों कंडीशन में बराबर होगा, जब तीनों कंडीशन में बराबर होगा तो उसके क्या होंगे भैया, अनेक हल होंगे। तो क्या हो जाएगा, अनेक हल होंगे, यानी तब समीकरण के अनेक हल होंगे, समीकरण के अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और अनेक हल होंगे तो इसका मतलब रेखाएं क्या हो सकती हैं, इसका मतलब रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी भैया, समपाती। समपाती का मतलब, समपाती, समपाती का मतलब क्या होता है, एक रेखा दूसरी रेखा पर स्थित होती है। यानी अगर हमने ये रेखा खींच दिया तो इसी पर दूसरी रेखा भी होती है, यानी एक दूसरे के संपाती होती हैं। जैसे एक हाथ पर दूसरा हाथ स्थिर हो तो उसको हम कहेंगे संपाती रेखाएं, यानी एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी स्थित हुई। ये तो हो गया दूसरा कंडीशन। अब आते हैं हम तीसरे कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन हमारा क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 हो, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर न हो। यानी a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 हो, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर न हो। जब c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं क्या हो जाएंगी भैया, तो रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। समांतर का मतलब क्या हो गया, एक रेखा ये खींच दिया, दूसरी रेखा ये होगी, यानी इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, बराबर होगा, और दोनों एक ही सीधी रेखा में जाएंगे। तो ये कहीं मिल रही है, जब नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर ये प्रतिच्छेद करती, अगर ये प्रतिच्छेद करती यानी एक दूसरे बिंदु पर कहीं मिलती तब तो इसका हल होता, लेकिन जब रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो ये रहा दो चर रैखिक समीकरणों के, दोनों समीकरणों के प्रवृत्ति, यानी उनकी प्रवृत्ति कैसे उनको हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसका हल है, इसका हल नहीं है, और इसका अनेक हल है। तो तीन कंडीशन हमने बता दिया, तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि क्या हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है 2x प्लस ए वाई, 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 1 दिया है, 2x प्लस ए वाई इक्वल टू 1, और दूसरा दिया है 3x माइनस 5y माइनस 5y इक्वल टू 7। ये दो समीकरण दिए हैं, ये दो समीकरण दिए हैं। अब कह रहा है कि इनका कोई भी हल नहीं है। क्या कह रहा भैया, कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, a का मान ज्ञात करना है। तो कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। ये हमारा सवाल दिया है, अब इसको हम लिख देते हैं कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर, रूप में
लिखने पर। आप बोर्ड के एग्जाम में जब जाएंगे तो इसको पूरा लिखेंगे। अगर आप सही से नहीं लिख रहे हैं तो आपको नंबर पूरा मिलने वाला नहीं है। नियम के अनुसार हमें लिखना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c स्क्वायर 0 के रूप में लिखने पर। तो इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा 2x प्लस ay माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहां से हम तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर आ जाएगा 2, b1 बराबर आ जाएगा a और c1 बराबर आ जाएगा माइनस 1। क्या आ जाएगा भैया, a1 बराबर 2, b1 बराबर a और c1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से a2 निकालें, तो a2 बराबर आ जाएगा 3, b2 बराबर आ जाएगा माइनस 5 और c2 बराबर आ जाएगा माइनस 7। यानी हमने देखा कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 सबका मान आ गया। अब क्या कर रहा है, कोई भी हल नहीं है, तो कोई भी हल ना होने पर, कोई भी हल ना होने पर अभी हमने बताया, क्या बताया भैया, अभी हमने बताया कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बट यानी लेकिन c1 बटा c2 के मान के बराबर नहीं होगा। अब हम यहां पर मान रख देते हैं तो मान रखेंगे, तो a1 का मान कितना आया है 2, a2 का मान आया 3 बराबर b1 का मान कितना है a, b2 का मान कितना है माइनस 5। अब यहां कितना c1 का मान कितना है माइनस 1, यहां कितना है माइनस 7। तो ये देखिए बराबर है, बराबर नहीं है तो इसका मतलब कोई हल नहीं है। लेकिन ये दोनों बराबर है तो तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 5 दूना 10 माइनस 10 इक्वल टू 3a। तो यहां से a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 बटा 3। क्या जाएगा भैया माइनस 10 बटा 3। ये किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, a का मान। तो आपने देखा कि हम पहले समीकरणों की तुलना करते हैं, तुलना करने के बाद a1, a2, b1, b2, c1, c2 यानी सभी का मान निकाल लिया, फिर उसको समीकरण में रख दिया, यानी a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 पर रख दिया, तो जो हमारा आंसर आ गया वह a का मान हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं, फिर अब चलते हैं अगले सवाल पर। एक और सवाल दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। दिया क्या भैया, x प्लस 2y इक्वल टू 5। क्या दिया, x प्लस 2y, सॉरी दिया है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण दिया है माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण है। अब कह रहा है कि बताइए किसका क्या हो सकता है, अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा। यानी ये हमें बताना है कि यह क्या पॉसिबल हो सकता है इसमें। तो पॉसिबल होने के लिए हमें पहले क्या करना भैया, पॉसिबल होने के लिए हमें समीकरणों को हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब क्या होता है, इसका समीकरण रूप क्या होता है, समीकरण। तो समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप से रूप
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 से क्या करेंगे हम, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखेंगे a1 क्या हो जाएगा भैया, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, क्या होता है 1, a1 आ गया। फिर b1 इक्वल कितना है 2 हो जाएगा, और c1 इक्वल कितना है 5। यहां देखें a2 इक्वल कितना है -3, b2 इक्वल कितना है -6, और c2 इक्वल कितना है 1। यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबका मान आ गया। अब हम कंडीशन देखते हैं, पहला क्या देखते हैं, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए तो क्या निकालेंगे, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। देखिए क्या है, तो a1 का मान दिया है 1 और a2 का मान दिया -3, b1 का मान दिया है 2, b2 का मान दिया -6, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा -1/3 बराबर -1/3, यानी ये बराबर है। इसका मतलब अद्वितीय हल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, अद्वितीय हल नहीं है। अब हम c1 बटा c2 देखते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, c1 बटा c2 का मान कितना है 5/1, तो क्या बराबर हो रहा है, तो यहां पर देखेंगे तो क्या होगा कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 तो है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, यानी 5/1 बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हमारा कंडीशन क्या मिल गया, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। चलिए अब हम चलते हैं, ये तो रहा हमें समीकरण की प्रकृति के विषय में कि उसका अद्वितीय हल हो सकता है, अनेक हल हो सकता है, कोई हल नहीं हो सकता है, इन सब के विषय में सवाल था। देखते हैं क्या क्वेश्चन और देख लेते हैं, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। दिया भैया के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर, के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर, और दूसरा समीकरण दिया है एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1। यह सवाल दिया है, कह रहा है कि इसके अनंत हल होंगे, यानी क्या कर रहा है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए अनंत हल होंगे। क्या होगा भैया, के किस मान, यानी के का मान पूछ रहा है कब, जब इसका अनंत हल हो। तो अनंत हल होने के लिए पहले हम कंडीशन जानते हैं, तो सॉल्यूशन लिखते हैं भैया, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है, समीकरण दिया के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर, तो एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1 को क्या करेंगे, पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर क्या करेंगे भैया, इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर, तो हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहां क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब तुलना करने पर क्या करेंगे भैया, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x यानी a1
B1 C1 और A2 B2 C2 इन तीनों के 6 के मान आ जाएंगे। यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू K और B1 इक्वल टू +1 C1 इक्वल टू माइनस K स्क्वायर। यहां से देखें B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। और C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। यानी A1 का मान आ गया, B1 का मान आ गया, C1 का मान आ गया, A2 का मान आ गया, B2 का मान आ गया, C2 का मान आ गया। यानी सभी के मान हमें मिल गए। और जब सभी के मान हमें मिल गए तो हम क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, अब कह रहा है किसको, क्या कह रहा है, अनंत हल होंगे। क्या कह रहा है, अनंत हल। तो अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए, तो अनंत हल के लिए सूत्र क्या बताया था हमने कि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। अनंत हल कहो चाहे अनेक हल कहें, अनंत हल कहें चाहे अनेक हल कहें। अब मान रख दे, A1 का मान कितना है, K अपॉन A2 का मान कितना है, 1 इक्वल टू B1 का मान क्या है, 1, B2 का मान कितना है, K इक्वल टू C1 का मान कितना है, K स्क्वायर, C2 का मान कितना है, -1। अब हम यहां से तुलना करेंगे, इन्हीं दोनों से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, K स्क्वायर इक्वल टू 1 या K इक्वल टू +-1। यानी K का मान कितना आ जाएगा भैया, +-1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। तो ये रहा प्रवृत्ति के आधार पर आप समीकरण को बता सकते हैं कि उसका एक हल होगा कि अनेक हल होंगे कि कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं समीकरण को हल करने के विषय में, समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको पूरी चर्चा से बताएंगे कि इन समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां हैं और कैसे हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।